द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास है एनोडिया जुडिथ की किताब व्हील्स ऑफ लाइफ। ये किताब सिर्फ मतलब चक्रों की एक लिस्ट नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे हमारे अंदर की दुनिया का, हमारी एनर्जी का एक नक्शा सा बनाती है। हाँ, एक तरह का मैप कह सकते हैं। तो आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। इसके मुख्य विचार क्या हैं, ये किन आम धारणाओं को चैलेंज करती है, हाँ, और सबसे जरूरी, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में और हाँ, एआई के जमाने में ये क्यों इतनी काम की हो सकती है। बिल्कुल। ये किताब देखिए, चक्रों को कोई रहस्यमयी चीज नहीं मानती। अच्छा, बल्कि ये शरीर, मन, हमारी भावनाएं, हमारी आध्यात्मिकता, इन सबको जोड़ने वाला एक जीता जागता ढांचा है। लेखिका का इरादा इसे प्रैक्टिकल गाइड बनाना था। एक प्रैक्टिकल गाइड। हाँ, सिर्फ थ्योरी नहीं। तो हमारा मकसद है इस किताब की गहराई में उतरना, इसके असल संदेश को पकड़ना और देखना कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले, ये किताब आखिर करना क्या चाहती है? मतलब चक्रों के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, पर जूडिथ का नजरिया इसमें क्या खास जोड़ता है? देखिए, जूडिथ चक्रों को सिर्फ वो आध्यात्मिक सीढ़ी जैसा नहीं दिखती। अच्छा। वो इसे मानव चेतना के विकास का, मतलब इंसान कैसे इवॉल्व होता है, उसका एक पूरा मॉडल मानती हैं। पूरा मॉडल? मतलब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं। नहीं। इसमें मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। हाँ। और इसके लिए उन्होंने कई धाराओं को एक साथ बुना है। जैसे प्राचीन भारतीय योग परंपरा तो है ही। हाँ, वो तो है। साथ में वेस्टर्न साइकोलॉजी, खासकर कार्ल युंग और ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी के आइडियाज। हाँ। फिर सिंबॉलिज्म, प्रतीकवाद और सोमैटिक प्रैक्टिस भी, मतलब शरीर के अनुभव से मन को समझना। सोमैटिक प्रैक्टिस यानी बॉडी की फीलिंग से कनेक्ट करना। बिल्कुल, शरीर की सुनना। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो इसे अलग बनाती है। क्या? वो है दो तरह की ऊर्जा धाराएं। एक है लिबरेटिंग करंट या मुक्ति धारा। मुक्ति धारा? हाँ, जो हमें ऊपर ले जाती है, यूनिवर्सल चेतना की तरफ। ये वो एनर्जी है जिसे लोग अक्सर स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। लेकिन उतनी ही जरूरी है मैनिफेस्टिंग करंट या अभिव्यक्ति धारा। अभिव्यक्ति धारा? हाँ। ये क्या है? ये हमें नीचे लाती है, धरती से जोड़ती है। जीवन जीने के लिए, कुछ बनाने के लिए, दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए ये जरूरी है। अरे वाह! तो ये सिर्फ ऊपर उड़ने की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब जमीन पर पैर रखकर आसमान को छूने जैसा है। संतुलन साधना। सही कहा। बिल्कुल। जीवन इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का ही नाम है। और ये संतुलन का आइडिया ही कई आम धारणाओं को चुनौती देता है। हाँ, ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। ये मिथकों को तोड़ती है जिन्हें हम अक्सर अध्यात्म या पर्सनल ग्रोथ से जोड़ लेते हैं। जैसे? सबसे पहला कौन सा मिथक दिमाग में आता है? शायद वो वाला कि आध्यात्मिक होने के लिए शरीर को मतलब नकारना पड़ता है। हाँ, सबसे बड़ा मिथक शायद यही है। और जूडिथ यहाँ पूरी तरह उलट बात कहती हैं। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं शरीर पवित्र है। पवित्र? हाँ, शरीर कोई बाधा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का जरिया है। जड़ चक्र, मूलाधार, जो हमारी सुरक्षा, जमीन से जुड़ाव, भौतिक जरूरतों से जुड़ा है। हाँ, बेस चक्र। उसे वो आध्यात्मिक जीवन की नींव मानती हैं। उनका एक कोट है, बहुत पावरफुल। शरीर को ठीक करना घर वापस जाने जैसा है, अपनी जड़ों को फिर से खोजना है। घर वापस जाना? बिल्कुल। तो अध्यात्म शरीर से भागना नहीं, बल्कि शरीर में पूरी तरह जीना है। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल गया। अच्छा, और शक्ति के बारे में क्या? पावर, सौर जाल चक्र, मणिपुर, उसे तो अक्सर लोग दूसरों पर कंट्रोल से जोड़ते हैं, है ना? हाँ, ये एक और बहुत आम गलतफहमी है और किताब इससे भी पूरी तरह पलट देती है। कैसे? उनके अनुसार मणिपुर चक्र की असली शक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने वाली पावर ओवर नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि वो है प्रामाणिक रूप से, ऑथेंटिकली, खुद होने की क्षमता। पावर टू यानी कुछ करने की शक्ति। हाँ, अपनी इच्छा शक्ति, अपना आत्मविश्वास, अपनी सीमाएं तय करने की शक्ति, दुनिया में अपनी जगह बनाने की अंदरूनी ताकत। जैसा किताब में कहा गया है, शक्ति दूसरों पर अधिकार नहीं, बल्कि स्वयं होने की शक्ति है। स्वयं होने की शक्ति? हाँ, और ये आज के जमाने में कितना जरूरी है, जहां पावर का मिसयूज इतना दिखता है। सुनने में सरल लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल काम है ये। अच्छा, और प्रेम, हार्ट चक्र, अनाहत,
उसको लेकर भी तो बड़ी रोमानी सी धारणाएं हैं। हाँ, अक्सर प्रेम को सिर्फ रोमांटिक रिश्तों या मतलब भावनाओं तक ही सीमित कर दिया जाता है। जुडिथ अनाहत चक्र को कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका में दिखती है। ये एक पुल है। पुल किसके बीच? शरीर और आत्मा के बीच, स्वयं और दूसरों के बीच, नीचे के भौतिक चक्र और ऊपर के आध्यात्मिक चक्रों के बीच। अच्छा। ये जोड़ने की, एकीकरण की शक्ति है। करुणा, सहानुभूति, माफी, इन सब का केंद्र है ये। वो कहती हैं, हृदय, शरीर और आत्मा का पवित्र विवाह है। पवित्र विवाह? हाँ, तो प्रेम यहाँ सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक बुनियादी जोड़ने वाली शक्ति है। कमाल है। और आवाज, गले का चक्र, विशुद्ध। कई बार लगता है कि चुप रहना ज्यादा आध्यात्मिक है। हाँ, ये भी एक धारणा है। चुप्पी का अपना महत्व है, जरूर, लेकिन जूडिथ गले के चक्र को अभिव्यक्ति, सत्य और क्रिएटिविटी से जोड़ती हैं। क्रिएटिविटी से? हाँ, उनके अनुसार अपनी सच्चाई को आवाज देना, अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया में लाना, ये बहुत जरूरी है। अपनी आवाज को दबाना असल में अपनी आजादी को दबाना है। आवाज दबाना आजादी दबाना है। हाँ, उनका मानना है अपनी आवाज पाना, अपनी स्वतंत्रता पाना, ये उन हालात या कल्चर को सीधी चुनौती है जहां सवाल पूछने या अलग राय रखने को मतलब ठीक नहीं समझा जाता। सही बात है। और इसके अलावा भी कई बातें हैं, जैसे वो इस विचार को भी खारिज करती हैं कि ऊपर वाले चक्र नीचे वालों से बेहतर है। अच्छा, कोई हायरार्की नहीं है? नहीं, संतुलन जरूरी है, सिर्फ एक दिशा में भागना नहीं। और वो सिर्फ तर्क या बुद्धि को ही ज्ञान नहीं मानती, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। हाँ, इंट्यूशन, जिसे वो प्रत्यक्ष बोध कहती हैं, मतलब बिना लॉजिक के सीधे जानना, उसे भी उतना ही महत्व देती हैं। और एक और जरूरी बात, हीलिंग यानी ठीक होना, वो सिर्फ पर्सनल मामला नहीं है। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे परिवार के पैटर्न्स, ये सब भी हमारे चक्रों पर असर डालते हैं। मतलब ये सिस्टमिक भी है? हाँ, इसका एक प्रणालीगत सिस्टमिक पहलू भी है। तो शरीर, शक्ति, प्रेम, आवाज, इन सबको एक नई, ज्यादा संतुलित और जमीनी परिभाषा दी गई है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जी। लेकिन ये किताब आई थी 1980s में। आज इतने साल बाद इस डिजिटल और एआई के युग में इसकी क्या रेलेवेंस है? क्या ये विचार अब भी उतने ही मायने रखते हैं? शायद पहले से भी ज्यादा। ज्यादा? कैसे? सोचिए, आज हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं। एक तरफ डिजिटल कनेक्शन है ना, हम सब जुड़े हुए हैं। हाँ, ऑनलाइन तो है। पर दूसरी तरफ क्या हम अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से कटने गए हैं? स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, असल दुनिया का अनुभव शायद कम हो रहा है। हाँ, ये तो है। डिस्कनेक्टेड महसूस होता है कई बार। तो ये किताब जो समग्रता, होलनेस का नक्शा देती है, वो इस बिखरे हुए समय में एक जरूरी मरहम जैसा हो सकता है। अगर हम अलग अलग चक्रों के हिसाब से देखें तो ये और साफ हो जाता है। जैसे जड़ चक्र, मूलाधार, सुरक्षा और जमीन से जुड़ाव। हाँ। आज इकोनॉमिक अनिश्चितता है, क्लाइमेट चेंज की चिंता है, लोग अपनी जगहों से हट रहे हैं। ये समस्याएं ग्लोबल हैं। बिल्कुल। ऐसे में अपनी जड़ों को महसूस करना, सुरक्षित महसूस करना, ये सिर्फ पर्सनल नहीं, एक कलेक्टिव जरूरत बन गई है। हाँ, ये असुरक्षा तो आजकल हर तरफ महसूस होती है। फिर देखिए हार्ट चक्र, अनाहत, जुड़ाव और एकीकरण। आज हम समाज में, राजनीति में कितना ध्रुवीकरण देख रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अकेलेपन की महामारी की बात हो रही है। ऐसे में अलग विचारों या अनुभवों को समझने की कोशिश करना, सहानुभूति, करुणा, इनकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। ये चक्र हमें याद दिलाता है कि प्रेम सिर्फ एक निजी भावना नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक ताकत भी बन सकता है। और आवाज, गले का चक्र। सोशल मीडिया पर तो आवाजों का शोर ही शोर है, पर क्या वो सच्ची आवाजें हैं? यही तो सवाल है। सोशल मीडिया का वो अंतहीन शोर और अक्सर कितना बनावटीपन होता है उसमें। हाँ। उसके बीच अपनी सच्ची प्रामाणिक आवाज ढूंढना और उसे जाहिर करना और दूसरों की सच्ची आवाज को सुनना, ये दोनों ही पहले से ज्यादा मुश्किल और ज्यादा जरूरी हो गए। मुश्किल भी और जरूरी भी। हाँ, ये चक्र हमें अपनी सच्चाई कहने और दूसरों की सुनने का साहस देता है। और तीसरा नेत्र चक्र, आज्ञा चक्र, इंट्यूशन वाला। हाँ, आज्ञा चक्र, अंतर्ज्ञान और विवेक। आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में हैं, सूचनाओं का समंदर है। बिल्कुल, हर तरफ से इंफॉर्मेशन। ऊपर से एआई और डीप फेक जैसी तकनीकें, सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली हो रही है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में
सिर्फ बाहरी जानकारी पर निर्भर रहने की बजाय अपने अंदर के ज्ञान, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना, ये एक जरूरी स्किल बन जाता है। जूडिथ इंट्यूशन को प्रत्यक्ष बोध कहती हैं, बिना तर्क के सीधे जानना। और एआई के युग में जो पूरी तरह तर्क और डेटा पर आधारित है, ये इंसानी क्षमता इंट्यूशन शायद और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत दिलचस्प बात है। मुझे लगा था एआई के आने से इंट्यूशन कम जरूरी हो जाएगा। नहीं, शायद उल्टा हो, क्योंकि एआई हमें क्या बता सकता है, डेटा दे सकता है, पर क्यों या क्या सही है का जवाब अक्सर हमारे अंदर से आता है। सही कहा। और अंत में क्राउन चक्र, सहस्रार, जुड़ाव और अर्थ आज दुनिया में एक बढ़ती हुई मीनिंगलेसनेस की भावना है ना, निहिलिज्म। हाँ, कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, ये सोच। और मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी दिख रहा है। ये चक्र हमें उस गहरी मानवीय प्यास की याद दिलाता है, किसी बड़ी चीज से जुड़ने की, जीवन में अर्थ खोजने की। तो मतलब ये किताब सिर्फ पर्सनल पीस या सेल्फ हेल्प टेक्निक्स के बारे में नहीं है? नहीं, ये तो आज की बड़ी सामाजिक, तकनीकी, यहाँ तक कि अस्तित्व की चुनौतियों से निपटने के लिए भी एक फ्रेमवर्क देती है। कमाल है कि दशकों पहले लिखे विचार आज इतने सटीक लग रहे हैं। हाँ, ये वाकई हैरान करता है। अच्छा, अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य सबक निकालने हो, निचोड़ निकालना हो, वो 5 सबसे जरूरी बातें जो कोई अपने साथ ले जा सकता है, तो वो क्या होंगी? मेरे विचार में इस किताब के दिल में ये 5 मुख्य सिद्धांत बसते हैं। पहला, शरीर पवित्र है। स्पिरिचुअलिटी जमीन से शुरू होती है, शरीर से। इसे नकारे नहीं, इसका सम्मान करें, इसकी सुने। शरीर पवित्र है, ठीक है। दूसरा, शक्ति का अर्थ सशक्तिकरण है, प्रभुत्व नहीं। असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि खुद को जानने, अपनी क्षमता पहचानने और प्रामाणिक जीवन जीने में है। पावर टू, पावर ओवर नहीं। सशक्तिकरण। तीसरा, प्रेम एक पुल है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा, खुद और दूसरों और जीवन के विरोधाभासों को जोड़ने वाली एक इंटीग्रेटिंग फोर्स है। प्रेम एक पुल है। चौथा, आवाज स्वतंत्रता है। अपनी सच्चाई बोलना और अपनी क्रिएटिविटी को व्यक्त करना सिर्फ पर्सनल हीलिंग नहीं, बल्कि आजादी का एक जरूरी पहलू है। शरीर से भागना नहीं, बल्कि उन दोनों धाराओं, मुक्ति और अभिव्यक्ति में संतुलन साधते हुए आत्माओं को पूरी तरह से शरीर में, जीवन में उतारना है। होलनेस, पलायन नहीं। ये 5 बातें बहुत गहरी हैं। और इन सबको एक वाक्य में समेटना हो तो लेखिका का वो विचार फिर याद आता है। चक्र प्रणाली शरीर से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मा को शरीर में प्रतिष्ठित करने के बारे में है। आत्माओं को शरीर में प्रतिष्ठित करना, ये शायद पूरी किताब का सार है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या इन सीधे कहे गए संदेशों के अलावा भी कुछ ऐसा है जो किताब पढ़ते हुए महसूस होता है? मतलब एक तरह का छिपा हुआ या अनकहा संदेश जो सीधे लिखा नहीं पर समझ आता है? हाँ, मुझे लगता है कुछ और गहरे विचार सतह के नीचे तैर रहे हैं। जैसे शायद ये कि समग्रता अपने आप में एक क्रांतिकारी कार्य है। आज की इतनी टूटी फूटी बिखरी हुई दुनिया में सिर्फ अपने अंदर के हिस्सों को जोड़ना ही शायद सिस्टम को चैलेंज करने जैसा है। ये दिलचस्प है। और उपचार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक भी हो सकता है। जब हम अपनी शक्ति, मणिपुर या अपनी आवाज विशुद्ध पर काम करते हैं, तो हम अनजाने में उन सामाजिक ताकतों को भी चुनौती दे रहे होते हैं जो हमें शक्तिहीन या चुप महसूस कराती हैं। हाँ, ये कनेक्शन मैंने पहले नहीं सोचा था। और शायद ये कि शरीर में जीना, जमीन से जुड़ना ही असली उड़ान है। अक्सर स्पिरिचुअलिटी को उड़ने या तैरने जैसा समझा जाता है, पर शायद असली ज्ञान गहराई में उतरने, जड़ों में जाने से मिलता है। और प्रेम सिर्फ एहसास नहीं, एक संरचना है। ये दुनिया को थामने वाला ढांचा हो सकता है, सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग नहीं। प्रेम एक संरचना। और आखिर में कि जीवन संतुलन साधने का एक निरंतर प्रवाह है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। परफेक्ट होने की कोशिश शायद एक जाल है। असली चीज है इस डायनामिक बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करते रहना। ये अनकहे पहलू तो किताब को और भी गहरा बना देते हैं। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणा देता है, लेकिन सवाल वही है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? क्या ये सिर्फ थ्योरी है या कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं? नहीं, लेखिका इस पर बहुत जोर देती है कि ये एक प्रैक्टिकल नक्शा है। वो हर चक्र के लिए ढेर सारे अभ्यास, एक्सरसाइज सुझाती है। और अच्छी बात यह है
कि उन्हें आसानी से अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है। अच्छा, मतलब मुश्किल नहीं है? जरूरी नहीं कि बहुत मुश्किल हो या बहुत समय लें, छोटे छोटे अभ्यास भी काम करते हैं। कुछ उदाहरण देंगी, जैसे जड़ चक्कर के लिए? हाँ, जड़ चक्कर यानी मूलाधार को संतुलित करने के लिए कभी कभी कुछ मिनट नंगे पैर घास पर चल लेना। नंगे पैर घास पर? हाँ, या खाते समय बस थोड़ा ध्यान देना कि आप क्या खा रहे हैं, उसका स्वाद, उसकी बनावट कैसी है। ये आपको वर्तमान पल और अपने शरीर से जोड़ता है। ये तो काफी सरल है। हाँ, सच में? बिल्कुल। या गले का चक्रा विशुद्ध के लिए? अपनी अनकही भावनाओं या विचारों को एक कागज पर लिख डालना। जरूरी नहीं किसी को दिखाएं, बस लिख देना। हाँ, या अकेले में अपनी सच्चाई को जोर से बोलना, सिर्फ अपनी आवाज सुनने के लिए, या कुछ मिनट गुनगुनाना, अपना पसंदीदा गाना गाना, ये भी अभिव्यक्ति है। हार्ट चक्रा के लिए? अनाहत के लिए? रोज रात को सोने से पहले मन ही मन उन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हाँ, ये तो सुना है। या खुद को उन छोटी छोटी गलतियों या चूकों के लिए माफ करना सीखना जिन पर हम अक्सर अटके रहते हैं। सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन जरूरी है। और तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र? आज्ञा चक्र के लिए सुबह उठने पर अपने सपनों को याद करने की कोशिश करना और उन्हें कहीं लिख लेना, अगर चाहे तो ड्रीम जर्नल। सपनों को लिखना। हाँ, या कोई फैसला लेने से पहले एक पल रुककर अपने अंदर की आवाज, अपनी गट फीलिंग पर ध्यान देना, इंट्यूशन को सुनना। तो मतलब छोटे छोटे कदम। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि परफेक्शन का लक्ष्य ना रखें, बल्कि संतुलन पर ध्यान दें। शायद हफ्ते में एक बार खुद से पूछें, इस हफ्ते मेरे जीवन में कौन सी एनर्जी, कौन सा चक्र ज्यादा एक्टिव लग रहा है, कौन सा थोड़ा दबा हुआ या असंतुलित लग रहा है। अच्छा, एक सेल्फ चेक जैसा। हाँ, और फिर उसके अनुसार एक छोटा सा आसान सा अभ्यास चुन ले। छोटे लगातार कदम अक्सर बड़े बदलाव लाते हैं। ये जानना भी शायद जरूरी है कि ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है और शायद किसे ये थोड़ी मुश्किल लग सकती है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये किताब उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है जो स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी के बीच एक पुल बनाना चाहते हैं। हाँ। थेरेपिस्ट, काउंसलर, आर्टिस्ट, टीचर या कोई भी व्यक्ति जो पर्सनल ग्रोथ या हीलिंग की यात्रा पर है, उसे इसमें बहुत कुछ मिल सकता है। जो लोग शरीर, मन और आत्मा के गहरे जुड़ाव को एक होलिस्टिक नजरिए से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन रिसोर्स है। और किनके लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकती है? दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ मतलब हार्ड साइंटिफिक प्रूफ या डेटा की तलाश में हैं, उन्हें ये शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगे, क्योंकि चक्रों को मापना मुश्किल है। हाँ, पारंपरिक वैज्ञानिक मापदंडों पर। इसी तरह जो लोग अपनी स्थापित धार्मिक मान्यताओं से बहुत सख्ती से जुड़े हैं, उन्हें शायद इसके कुछ विचार थोड़े अलग लगें। और हाँ, जो लोग तुरंत समाधान या क्विक फिक्स चाहते हैं, उन्हें यह किताब धीमी लग सकती है, क्योंकि ये आत्मचिंतन, धैर्य और अभ्यास की मांग करती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। समझ गया। तो कुल मिलाकर व्हील्स ऑफ लाइफ हमें सिर्फ चक्रों के बारे में जानकारी नहीं देती, नहीं, बल्कि जीवन को एक ज्यादा संतुलित, इंटीग्रेटेड और प्रमाणित तरीके से जीने का एक नक्शा थमाती है। हाँ, एक गाइड बुक। यह हमें याद दिलाती है कि शरीर, मन, भावनाएं और आत्मा ये अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, बल्कि एक ही पूरी चीज के हिस्से हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात, जिसे बार बार दोहराना चाहिए, असली उद्देश्य शरीर से भागना नहीं, बल्कि आत्मा को, चेतना को पूरी तरह से इस जीवन में, इस शरीर में उतारना है। संतुलन ऊपर और नीचे, भीतर और बाहर दोनों में साधना है। भीतर और बाहर, इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है आज की चर्चा के बाद। ये किताब हमारे अंदर की दुनिया को संतुलित करने की बात करती है ना, अंदरूनी पुल बनाने की। हाँ। तो क्या ये जो अंदरूनी संतुलन साधने की प्रक्रिया है, क्या ये हमें किसी तरह बाहरी दुनिया में जो विभाजन, जो बिखराव हम देखते हैं, उसे पाटने में भी मदद कर सकती है? क्या अपने भीतर पुल बनाकर हम बाहर भी पुल बनाने की शुरुआत कर सकते हैं? ये एक सवाल है सोचने के लिए। बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।